हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स का एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। तो गाइस आज आप लोगों को एक एथिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि पब्लिक यूटिलिटी और पब्लिक वैल्यूज से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उससे आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स आज मिलने वाले हैं। बहुत कुछ पॉइंट्स आप आज ऐड ऑन कर सकते हैं अपने टॉपिक में, अपने आंसर्स में। तो मैं चाहूँगी आप इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके रखिएगा ताकि आपको ये फ्यूचर में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। और गाइज़ अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं जो ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ उन पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है जिसमें डेली बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। और गाइस अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और साथ ही साथ आपके रेगुलर रिवीजन भी करवाई जाती है। जीएस का हमारा प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइस, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। बेसिक एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके एडवांस्ड बुक्स तक की कवरेज करवाई जा रही है। हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइज। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतने अच्छे से हो जाएगी उससे, क्योंकि बेसिक से उठा के आपको कराया जा रहा है, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, जिसमें एक हमने फ्री सीरीज चलाई हुई है आप लोगों के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं मॉर्निंग में मेंस से रिलेटेड, और रात को 8 बजे आपको उनका एनालिसिस और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं जहां से आप उनको पढ़ सकते हैं। और हमारा एक पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है गाइज आंसर राइटिंग का। इस पेड कोर्स में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो से मेंस तक कि बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठा के आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाएगा, एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाया जाएगा, बिल्कुल फिर प्रॉपर स्ट्रैटेजी, राइट। और आप लोगों को के लिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारी जो आपके आंसर कॉपीज को चेक करेंगे और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका इवैल्यूएशन करेंगी और आपको बिल्कुल मेंस रेडी करेंगे। और गाइज ये ऑफ़र आप लोगों के लिए ही लाया गया है, बहुत अच्छे नॉमिनल प्राइस में लाया गया है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 7777 में आपके लिए लाया गया है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। इट्स हाई टाइम, अभी से आप शुरू करेंगे प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स इज क्रूशियल टू मीट डेवलपमेंट गोल्स। Critically examine the reasons for underutilization and misutilization of public funds and their implications. विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक धन के कम उपयोग और गलत उपयोग के कारणों और उनके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। ये क्वेश्चन GS4 एथिक्स के अंडर है। एथिक्स में हम पब्लिक यूटिलिटी वैल्यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन की या टॉपिक की बात करते हैं तो उसके अंडर आता है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, किसकी बात की जा रही है? हमें ये बोला गया है कि जो पब्लिक के फंड्स हैं, राइट, वो डेवलपमेंट गोल्स विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है। तो क्या उन फंड्स का एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, अच्छे तरीके से जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उनका इस्तेमाल करना, वहाँ पे स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक तरीके से एक अच्छे वे में इफ़ेक्टिव तरीके से
जिस तरीके से जहाँ होनी चाहिए एक्सपेंडिचर, ताकि वो हमारे विकास में मदद करे, हमारे विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में हेल्प करे, हमारे डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो पाए, उस तरीके से होना चाहिए, एक इफ़ेक्टिव तरीके से। तो हमें क्या बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन द रीजंस, कि जो पब्लिक फंड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होना, यूटिलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर वो पूरे तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं होता है या पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जिसको हम बोल देते हैं अंडर यूटिलाइजेशन, कम उपयोग किया जा रहा है, या फिर मिस यूटिलाइजेशन की गलत तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है, गलत तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है या गलत जगहों पे किया जा रहा है, तो उसके क्या रीजंस हैं कि किस वजह से वो गलत जगहों पे या कम उपयोग उसका किया जा रहा है और उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, क्या इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिल रही हैं कि किस किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा या डेवलपमेंट के जो हमारे गोल्स हैं उसको हार्म करेगा। राइट, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के रेफरेंस में हम अपना आंसर फ्रेम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन की हमसे बात की गई है। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन जो हमारे पब्लिक के फंड्स का होता है, जनता का जो फंड है उसका जो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन अगर करते हैं वेलफेयर सर्विसेज के लिए, अब क्या करती है, जैसे कि लोग हैं वो टैक्सेस पे करते हैं, वो टैक्सेस जो सरकार को देते हैं वो एक तरीके से क्या है, जनता का ही तो धन है, वो अपना कमाया हुआ जो पैसा है वही तो दे रहे हैं टैक्स के फॉर्म में सरकार को। तो जो पब्लिक फंड है वो इसीलिए पब्लिक का फंड बोला जाता है, जनता का पैसा है वो सरकार को क्यों देते हैं कि सरकार उन्हीं जनता के लिए, उन्हीं लोगों के लिए क्या करेंगे, वेलफेयर सर्विसेज देंगे, उनकी बढ़ोतरी के लिए क्या है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, ठीक है, उसमें एक जस्टिस एक प्रॉपर वे में मिल पाए, ठीक है, जो विकास के लक्ष्य हैं, डेवलपमेंट गोल्स हैं वो मीट हो सकें। तो इसीलिए इन फंड्स का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है और प्रॉपर तरीके से इनका उपयोग किस में किया जाएगा, ताकि उनको अगर लोगों को ही वेलफेयर सर्विसेज अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं तो। राइट, हाउएवर एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड रिमार्क्ड, हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने एक चीज़ कही थी, एक बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने, ओनली 15 पैसे फॉर एवरी 1 रुपी स्पेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर एक्चुअली रीचेज टू द मासेस, मतलब 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ऐसे हैं जो कि लोगों तक पहुंचते हैं। मतलब कि जो 1 रुपया है, 1 रुपये का जब एक्सपेंडिचर किया जाता है लोगों के वेलफेयर के नाम पे, तो उस लोगों के वेलफेयर के नाम पे 1 रुपये का एक्सपेंडिचर किया हुआ का सिर्फ 15 पैसे ही ऐसा है जो लोगों तक पहुंचता है वेलफेयर के तौर पे। वेलफेयर के रूप में जो लोगों को दिया जाता है वो सिर्फ 15 पैसे है। देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है 1 रुपये में और 15 पैसे में। यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यह अभी शायद छोटा भी लग रहा होगा, लेकिन अगर हम बड़े स्केल पे बात करें तो कितना ज़्यादा फ़र्क आया इसमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्यों आया इतना, करप्शन की वजह से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रॉपर तरीके से जो पैसा है या जो धन फंड्स हैं वो यूटिलाइज किए ही नहीं जा रहे हैं, एक अच्छे तरीके से उनका यूटिलाइजेशन, उनका उपयोग किया नहीं जा रहा है। राइट, तो ये हमने क्या दी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी हमने राजीव गांधी के एक रिमार्क से, हमने अपनी इंट्रोडक्शन को बहुत सॉलिड यहाँ पे बना दिया। अब हम बात करेंगे अपनी आगे की, कि अब यहाँ पे जो पब्लिक के सर्वेंट्स हैं, मतलब लोक सेवक हैं जैसे, तो जो पब्लिक के फंड के उनको ट्रस्टी बोला जाता है, वो पब्लिक फंड के ट्रस्टी होते हैं, क्योंकि जो सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वही क्या करते हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्प्लीमेंटेशन में पैसा खर्च होता है।
वो पॉलिसीज़ किसके लिए लाई जाती है? लोगों के लिए लाई जाती है। उन पॉलिसीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना किसके लिए ज़रूरी है? लोगों के हित के लिए ज़रूरी है, लोगों के बेनिफिट में हो, तो इसीलिए उस पर पब्लिक का फंड लगाया जाता है। लेकिन इस वजह से, क्योंकि वो लोगों के लिए लगाया जा रहा है और लोगों का ही पैसा है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लोक सेवक हैं, उनकी मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करे, अच्छे से उनका उपयोग करे। तो लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से कम इन ये जो फंड है इनका कम उपयोग होता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है, या गलत तरीके से वो प्रयोग करते हैं, मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अब हम उनके रीजंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर यूटिलाइजेशन की, कि कम उपयोग क्यों किया जाता है या किस रेफरेंस में बोला गया है कि कम उपयोग होता है। फर्स्ट इज हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड प्रोसीड्यूरल डिलेज in government offices, which keeps the fund tied in administrative tangles and bureaucratic loopholes। अब क्या होता है कि जब आप लोगों ने सुना होगा, जब हम सरकारी कार्रवाई की बात करते हैं कुछ, तो हम क्या कहते हैं, अरे सरकारी काम है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, सरकारी काम में बहुत टाइम लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ ये भी बात करते हैं कि अरे उस कंसर्न्ड पर्सन से मिल लो, उसको पैसे वैसे खिला के जल्दी से काम करवा लो, बोलते हैं, सुना है हमने। हम लोग नहीं करते हैं लेकिन हम सुनते ज़रूर हैं, ये चीज़ें बोली जाती हैं और ये काम होता भी है। ये काम क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे डिलेज, जो प्रोसीजर इतना लेंदी होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे काम इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि मैकेनिज्म इस तरीके से बना रहा है कि प्रोसीजर लेंदी, और हर लेवल पे वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं अपना काम करने में, कि जिस अथॉरिटी के पास काम जा रहा है वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिसेज में जल्दी से काम होता ही नहीं, और जो वो पैसा जिस टाइम पे लगना चाहिए, जिस पॉलिसी पे लगाना होता है, वो पैसा निकल ही नहीं पाता टाइमली। ठीक है, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कहीं पे फंस रहा है, या फिर कोई लूप होल निकल रहा है, या करप्शन वगैरह हो रहा है, तो पैसा निकल ही नहीं पाता, पैसा निकाला ही नहीं जा पाता, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फंड जहाँ पे लगना चाहिए था, जहाँ पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था, पैसे का उपयोग किया जाना चाहिए था, वहाँ पे क्योंकि प्रोसीजर की वजह से लेट इतना हो गया है, डिले इतना कर दिया, काम हो ही नहीं पाया, पैसा निकल ही नहीं पाया, तो वो पैसा लगाया ही नहीं जाता। और वो जो पॉलिसी होती है, या वो ढंग से इम्प्लीमेंट, फिर हम बोलते हैं कि वो ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है ठीक तरीके से, या उसका काम रुक गया है। तो वो क्यों रुकता है? क्योंकि पैसा ही नहीं निकला, पैसा ही नहीं मिला, जिनको काम करना था उनको पैसा ही नहीं मिल पाया, राइट। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट बजटरी एलोकेशन, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ गिलोटिन वोटिंग। अब ये क्या होता है? गिलोटिन वोटिंग क्या होती है? जैसे गिलोटिन मोशन का आपने सुना होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में। गिलोटिन वोटिंग या गिलोटिन मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी बिल पास होने के लिए या कोई भी कार्रवाई होने के लिए पार्लियामेंट में किस तरीके से जाता है, कि अगर कोई पॉलिसी रखी गई है आगे, या कुछ भी बात रखी गई है, तो उस पर डिस्कशन होता है। ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में उस पर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक गिलोटिन मोशन पास करके कोई भी बिल पास कर दिया जाता है। वो क्यों होता है? कि मान लीजिए अगर हाउस है ही नहीं अभी सेशन में, ठीक है, या फिर कोई बहुत अर्जेंट नीड का है और उस पर डिस्कशन करने का ज़्यादा टाइम ही नहीं है, कि उस बिल के रिगार्डिंग उसको अभी इतनी अर्जेंट नीड लाने के लिए कि उसके लिए हम टाइम दें, कि भाई अभी इस पर डिस्कशन चलेगा, डिस्कशन होने के बाद क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, क्या उसका आता है निकल के कि अच्छा है, नहीं है, पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो करते ही नहीं है, डायरेक्टली पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको हम गिलोटिन मोशन कहते हैं। तो एकदम जल्दबाजी में करने की वजह से गिलोटिन वोटिंग करवा देते हैं, जिससे अब क्या होता है कि जल्दबाजी में करवा दिया, उस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ, प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं हुआ कि ज़रूरत थी कि नहीं थी, तो गलत तरीके से बजटरी एलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता।
जैसे कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम कर दिया। जल्दबाजी में हमने इस चीज़ को देखा ही नहीं कि अरे जिस काम के लिए हम पैसा लगा रहे हैं उसमें ज़रूरत तो थी, मान लीजिए उसमें ज़रूरत थी 100 रुपये की, लेकिन हमने कितना दिया उसके लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमने सोचा कितना कि 50 रुपये में हो जाएगा। वो क्या हुआ, हमारी एस्टिमेशन गलत थी, क्योंकि हमने वो डिसीजन जल्दबाजी में लिया। जल्दबाजी में लेने की वजह से उसमें जितना एलोकेशन होना चाहिए था उतना एलोकेशन हमने नहीं किया अप्रोप्रिएट तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सफिशिएंट स्टाफ इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, कि जब हम सरकारी दफ्तरों की बात करते हैं, ठीक है, तो सरकारी कार्यालयों में जो स्टाफ है वहाँ पे जितना लेबर या जितनी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, जितने लोग होने चाहिए उतने लोग होते ही नहीं है, मतलब वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, तो वैकेंसी रहने की वजह से अब क्या होता है कि स्टाफ नहीं है। अब जैसे हमने बात की तो सरकारी काम कैसे होते हैं, पूरे प्रोसीजर के हिसाब से, अब वो प्रोसीजर से चल रहे हैं। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए 4 लेवल, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हम बोलते हैं कि 4 लेवल से एक फाइल है जो चल के आएगी। ठीक है, 4 लेवल पे अप्रूव होके आएगी। अब मान लीजिए फर्स्ट लेवल पे वो अप्रूव होके सेकंड लेवल पे आई, सेकंड लेवल से अप्रूव होके वो थर्ड लेवल पे आई, लेकिन वो जो थर्ड लेवल पे जो स्टाफ था वहाँ पे वो खाली है, प्रॉपर स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है उसको देखने के लिए। तो वहाँ से तो क्योंकि वहाँ स्टाफ ही नहीं है तो फाइल वहीं की वहीं पड़ी रह गई, वो अप्रूव ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्या हुआ, वहीं की वहीं वो फाइल पड़ी रह गई। वो अप्रूवल ना मिलने की वजह से उसमें जिस स्कीम में या जिस पॉलिसी में पैसा लगाया जाना चाहिए था, जिसके लिए बात हो रही थी, वो पैसा ही नहीं मिल पाया क्योंकि अप्रूवल ही नहीं हो पाया। समझ पा रहे हैं बात? तो क्या है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, सीट्स खाली रहती हैं, स्टाफ प्रॉपर तरीके से अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा, सफिशिएंट स्टाफ होता ही है ही नहीं। सफिशिएंट स्टाफ की कमी की वजह से भी कई बार फंड प्रॉपरली एलोकेट नहीं किया जाता है जहाँ पे ज़रूरी होता है, तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से उपयोग उसका नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन एट ग्रास रूट लेवल, कि जब हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, मतलब बिल्कुल ज़मीनी तौर पे जो मतलब अगर हम लोवेस्ट अपनी हायरार्की की बात करें या निचले स्तर की बात करें, तो वहाँ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का काम ही नहीं हो पा रहा है, इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी यूसेज ही नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यूज़ ना होने की वजह से काम आगे ही नहीं बढ़ पाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस तरीके से या जिसकी ज़रूरत है वो नहीं है हमारे पास नीचे। जैसे हम बोलते हैं ना कि डिसेंट्रलाइज कर दो काम को, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छी टूल है एक डेमोक्रेसी का भी। अब हमने डिसेंट्रलाइज तो कर दिया, लेकिन जिस काम के लिए, जो मान लीजिए हमने एक काम एक पॉलिसी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के लिए हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, लेकिन हमने जिसको डिसेंट्रलाइज किया, जिसको हमने अथॉरिटी दी काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया ही नहीं, हमने उनको टेक्नोलॉजी तो दी नहीं। तो वहाँ पे जो फंड्स एक्चुअल में देना चाहिए था उसके लिए हमने काम तो दे दिया उनको, लेकिन उस काम को करने के लिए हमने उनको रिसोर्सेज नहीं दिए। जिन रिसोर्सेज पे हमें पैसा खर्च करना चाहिए था वो रिसोर्सेज पैसा खर्च नहीं हुआ, तो क्या हुआ, अंडर यूटिलाइजेशन तो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। अब क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन जब करते हैं, जैसे हमने बात की अभी, ठीक है, विकेंद्रीकरण, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन जब हम कर रहे हैं फाइनेंशियल पावर का, वित्तीय शक्ति का हम जब डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, वो हम सोच समझ के नहीं कर रहे, ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं हम, कि जिसकी वजह से जो कंसर्न अथॉरिटी, मतलब जितनी पावर हमें जिस पर्सन को देनी थी, या तो हमने उतनी पावर नहीं दी उनको कि वो प्रॉपरली फंड्स यूटिलाइज कर सके, या फिर किसी को जिसको जितनी पावर नहीं दी जानी चाहिए थी हमने उससे उतनी पावर उसको दे दी, मतलब जिसको जितनी पावर देनी थी हमने उससे ज़्यादा पावर दे दी। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, उसका गलत तरीके से, उसके पास इतना काम ही नहीं था यूटिलाइज करने का, तो वो उतना उसने यूटिलाइज नहीं किया, और जिसको ज़रूरत थी हमने उसको कम पावर दी, तो वो वहाँ पे भी उसका कमी पड़ी यूटिलाइज करने में। राइट,
तो ये हमने बात की किसकी, अंडर यूटिलाइजेशन की, कि पब्लिक फंड्स कम उपयोग किस वजह से होता है, अंडर यूटिलाइज किस वजह से रहता है। आगे हम बात करेंगे मिस यूटिलाइजेशन की, कि गलत उपयोग किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है। फर्स्ट इज करप्शन लीडिंग टू डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू अनऑथोराइज सोर्सेज। वही है भ्रष्टाचार की वजह से। करप्शन में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लेवल्स पे जब पैसा निकालने की बात की जाती है, किसी पॉलिसी पे लगाना है, तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, राजीव गांधी जी ने क्या कहा कि 1 रुपए का सिर्फ 15 पैसा ऐसा है जो लोगों तक पहुंचता है, लोगों के वेलफेयर के लिए पहुंचता है, सिर्फ 15 पैसे। तो बाकी का जो 45 पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बाकी का जा रहा है, सॉरी मैंने 45 पैसे बोल दिया, 85 पैसा किसके पास जा रहा है, वो करप्शन में जा रहा है, राइट। तो जो 15 पैसे हैं वो ही तो लोगों तक पहुंच रहा है, बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है, वो करप्शन में, बीच में जो अथॉरिटीज है वो खा रही हैं वो पैसा। तो करप्शन की वजह से वो फंड्स को डाइवर्ट कर देते हैं और गलत सोर्सेज पे, अनऑथोराइज सोर्सेज पे वो लगा देते हैं, अपने बेनिफिट में वो लगा देते हैं। नेक्स्ट इज पुअर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। ठीक है, कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का जो मैकेनिज्म है वो प्रोसीजर इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि हाँ आप जवाबदेह हो, मतलब आप अकाउंटेबल हो वहाँ पे बोलने के लिए, कि कोई वहाँ पे उन पे निगरानी रख रहा है कि आप फंड को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली वही करप्शन की बात आ जाती है कि वो इतने अकाउंटेबल ही नहीं है जवाब देने के लिए। ठीक है, उनको इतना जवाब देना ही नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग फंड्स अपने बेनिफिट में यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोहेरेंस इन प्लानिंग, कि प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, योजना बनाते हैं हम, तो योजना एक तालमेल से नहीं बना रहे, मतलब एक ध्यान रखते हुए नहीं बना रहे कि किस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक प्लान बनाते हैं, जैसे सबकी फैमिलीज में होता होगा कि एक बजट तैयार करते हैं कि अरे इस मंथ में इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, इतना पैसा राशन में यूटिलाइज होगा, इतना पैसा इस चीज़ के लिए जाएगा, इतना हम इमरजेंसी फंड्स रखेंगे, ठीक है, इतना हमें सेविंग्स में डालना है। वो क्या होता है, वो बेसिकली प्लानिंग होती है। तो जब प्लानिंग ढंग से नहीं होती तो फंड्स ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि विकेंद्रीकरण ठीक तरीके से नहीं होता, कि हमने क्या कर दिया, काम तो दे दिया लेकिन हमने उनको प्रॉपर तरीके से फंड्स नहीं दिए, या फिर हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया और हमने उन पे एक मॉनिटरिंग नहीं रखी, एक ध्यान ही नहीं दिया कि वो उसको उस जगह पे यूटिलाइज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जहाँ उनको यूटिलाइज करना चाहिए उस पैसे को। तो क्या हो जाता है, मिस यूटिलाइजेशन, क्योंकि वो उनके हाथ में पैसा तो दे देते हैं लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं देते, या एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रख के नहीं देते, या उनको प्रॉपर गाइडेंस के अंडर नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स इन द कंट्री। राजनीति की वजह से, राजनीति चलती है तो उसमें क्या चलता है, वो अपने अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं, फंड्स को इधर उधर करते रहते हैं। वो जनता को तो दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, ये स्कीम्स लेके आ रहे हैं समटाइम्स, लेकिन करते क्या है वो, वही बात आ गई कि 1 रुपये की जगह 15 पैसे स्पेंड हो रहा है उनके पास। ठीक है, 1 रुपये बोला जा रहा है कि हमने तो 1 रुपये स्पेंड कर दिया, पर एक्चुअल में बेनिफिट किसका मिल रहा है, सिर्फ 15 पैसे का। तो वो जो उनकी पॉलिटिक्स है वो अपने अंदर अपने बेनिफिट में उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉरपोरेट इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकर्स, कि जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, कॉरपोरेट्स होते हैं, वो किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होती है, जिसमें कि जो बिजनेसेस होते हैं ना, बिजनेसेस और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनमें एक क्या बोलते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, वो आपस में बात करके, जैसे वही हम बात करेंगे कि भाई वो भी करप्शन का ही एक हिस्सा है, कि उन्होंने बात कर ली कि अच्छा आप इस तरीके की पॉलिसी लेकर आओ, जो कॉरपोरेट्स हैं या बिजनेस पर्सन है वो कह रहे हैं आप इस तरीके की पॉलिसी लेकर आओ, वो हमें हेल्प करेगा, ठीक है, उसके बदले में हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। तो वो क्या चीज़ है, वो कॉरपोरेट्स के बेनिफिट में पॉलिसी बना रहे हैं,
सरकार क्या कर रही है, जो ऑफिशियल्स है जो उनकी बातों में आए, जिन्होंने उनके साथ एक अग्रीमेंट किया है, वो क्या कर रहे हैं, कॉरपोरेट्स के बेनिफिट में बना रहे हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो पूरी जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उनके बेनिफिट में होगा। तो क्या कर रहे हैं, वो लोगों के बेनिफिट में ना सोच के वो उन कॉरपोरेट्स के बेनिफिट में सोच रहे हैं और अपने बेनिफिट में सोच रहे हैं। तो फंड जो लोगों के लिए यूटिलाइज किया जाना चाहिए था, वो उन कॉरपोरेट्स के हित में, कॉरपोरेट्स के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, उनके लिए वो पॉलिसी में लगाया जा रहा है, उनके हिसाब की पॉलिसी बना के उसमें लगाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज फेवरेटिज्म एंड मिसयूज ऑफ ऑफिस, दैट इज फेवरिंग समवन ओवर अदर्स बाय एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। क्या है कि फेवर करना दूसरों को, जैसे कि जैसे ये एथिक्स, मतलब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो केस स्टडीज में भी आ जाता है। जैसे आई थिंक येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे वी हैव डिस्कस दिस केस स्टडी, जिसमें कि क्या था, वो मेगा रोड प्रोजेक्ट वाला जो केस था, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, वो मिनिस्टर ने क्या इंसिस्ट किया था कि आप वो रोड मेरे एरिया से, मेरे फार्म हाउस के एरिया से निकलवाओ, क्योंकि वहाँ के ये एक्सपेक्ट किया गया था, एनालाइज किया गया था कि वहाँ के वो रोड बनने से वहाँ का जो रियल एस्टेट के प्राइजेस है वो बढ़ जाएंगे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रोजेक्ट अपने बेनिफिट में करवाना चाहा। यही था उसमें कि मैं आपको उसके लिए आपको लैंड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आपकी वाइफ के नेम पे ये कर दूंगा, ये बेनिफिट होगा आपको, ये होगा, दिए उन्होंने बेनिफिट्स। तो क्या है, जब हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को किसी के बेनिफिट में, ठीक है, किसी को फेवर करते हुए अगर हम फंड एलोकेट करते हैं, किसी के फेवर करने के रूप में करते हैं, जैसे मेगा प्रोजेक्ट अगर उस मिनिस्टर को फेवर करने के रूप में उस प्रोजेक्ट को, जो रोड प्रोजेक्ट था, उन मिनिस्टर के हिसाब से किया जाता, उनके रोड निकाली जाती, तो क्या किया, वो मिनिस्टर के फेवर में किया, तो फेवरेटिज्म। तो अपने ऑफिस को, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करना होगा वो, उसमें भी क्या हुआ, मिस यूटिलाइजेशन, क्योंकि लैंड एक्वायर हो रही थी वहाँ पे, तो फार्मर्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ता, तो ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा जाता, पब्लिक फंड में से ज़्यादा पैसा जाता, तो क्या हुआ, वो मिस यूटिलाइजेशन ही तो हुआ। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर रश ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, पॉपुलरली नोन एज मार्च रश। अब क्या होता है कि जैसे मार्च में हम बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है मार्च में, ठीक है, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे सारा एस्टीमेट लगाया जाता है मार्च एंड तक कि क्या एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, कितनी क्या रिसीट्स आई हैं, क्या हुआ है, कितनी इनकम का प्रोसीजर था, कितना प्रॉफिट, कहाँ किस सेक्टर में प्रॉफिट, किस सेक्टर में लॉस, हर चीज़ को एनालाइज किया जाता है। तो वहाँ पे अब वो क्या देखते हैं कि एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, तो अब वो ये देखते हैं कि भाई जो पैसा बचा हुआ है अगर वो अब छोड़ दिया, हमने यूज़ नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो लैप्स हो जाएगा, उसको हम आगे फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जिनको पैसा दिया गया है वो सोचते हैं कि जो हमें पैसा दिया गया वो हमसे सरकार वापस ले लेगी, वो आगे यूज़ नहीं किया जाएगा, हम उसको यूज़ मतलब नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ से वो पैसा चला जाएगा। तो इस वजह से वो उसको लैविश खर्च करते हैं, मतलब वो अनप्लान्ड, और जहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए वो कहीं भी उसको खर्च कर देते हैं, चाहे वो अपने बेनिफिट में करें, अपने लव्ड वंस के बेनिफिट में करें, अपने फेवरेट्स के बेनिफिट में करें, वो कहीं पे भी करें, या वो एवं ही कर दें। तो वो बिना किसी प्लानिंग के बस वो खर्च कर देते हैं, ताकि क्योंकि उनको पैसा ख़त्म करना होता है। लेकिन अगर यही पैसा एक प्लान तरीके से उन्होंने पहले वेलफेयर स्कीम्स में लगाया होता तो वो लोगों को, हमारे सिटीजन्स को, पब्लिक को कितना ज़्यादा हेल्प करता, राइट। तो क्या हुआ, उन्होंने गलत तरीके से उसका उपयोग किया। नेक्स्ट इज डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू अदर पर्पजेज, कि वो अपने आप से क्या करते हैं, फंड को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी जगहों पे, दूसरे तरीकों से या दूसरे कामों के लिए वो डाइवर्ट कर देते हैं। नाम पे तो फंड निकाल तो किसी नाम पे रहे हैं कि अरे लोगों के लिए ये स्कीम लेके आएंगे या आपके वेलफेयर के लिए ये करेंगे, फंड्स तो लोगों के लिए, लोगों के नाम पे निकाला गया, लेकिन उसको डाइवर्ट करके किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, राइट। तो ये हमने पढ़े मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। उसके बाद हमें किसकी बात करनी थी, इम्प्लीकेशंस की। अब इम्प्लीकेशंस हमारे किस पे आएंगे कि सोशल मतलब सामाजिक रूप से क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या है, अब जो प्रॉपर तरीके से फंड यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, ठीक है,
तो क्या हो रहा है कि चाहे वो कम उपयोग हो रहा है, चाहे वो गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लोगों तक तो नहीं पहुंच रहा ना। तो जब वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा जिस तरीके से जितना पहुंचना चाहिए, तो सोसाइटी में जैसे इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है या फिर इलिटरेसी है, ठीक है, असमानता है, ठीक है, पुअर हेल्थ सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं मिल रही क्योंकि प्रॉपर तरीके से फंड यूटिलाइज ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या है, लोगों की कंडीशन पुअर रहती है, राइट। इलिटरेसी है या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अच्छे से नहीं है, काम नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही पॉवर्टी और डेट ट्रैप वाली प्रॉब्लम भी बढ़ने लग जाती है, देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल, राजनीतिक। राजनीतिक किस तरीके से है कि जब अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा है तो जो है अनइक्वल डेवलपमेंट होता है। अब क्या होता है कि अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो पॉलिसी या फिर एक स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाती है कि स्टेट्स का डेवलपमेंट हो, स्टेट का होगा तो कंट्री का भी होगा। स्टेट सोचते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट्स का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट का होगा तो हमारी पूरी स्टेट का डेवलपमेंट होगा, यही सोचते हैं। लेकिन जब करप्शन आ जाता है या फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता तो इनइक्वालिटी बढ़ने लग जाती है, असमानता बढ़ने लग जाती है। चाहे हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें, कंट्री लेवल पे अलग अलग स्टेट्स की बात करें, हम उनमें असमानता इनइक्वालिटी बढ़ती है, और स्टेट पे बात करें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बढ़ती है इनइक्वालिटी। तो उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है रीजनलिज्म या नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म, ये प्रॉब्लम हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से। तो वही जो हमने बात की थी कि प्रॉपर तरीके से एजुकेशन पे फंड नहीं लगाया जा रहा है जितना लगना चाहिए, हेल्थ के वेलफेयर पे, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है, पॉवर्टी कम करने पे, उन पे, ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे नहीं लगाया जा रहा है, तो पॉवर्टी क्या है, बढ़ रही है, लोगों की हेल्थ बेकार हो रही है, अच्छी तरीके से उनका जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी नहीं है, ठीक है, लोग शायद भूखमरी से भी मर रहे हैं, हंगर भी है। तो क्या है उसकी वजह से, और जो जैसे अब हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हमारे डिमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, मतलब यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यूथ पॉपुलेशन का भी जो बेनिफिट है वो उठाया नहीं जा पाता क्योंकि उतनी स्किल डेवलपमेंट के लिए उनका पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है, फंड यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी इकोनॉमी की आर्थिक रूप से उतनी ग्रोथ, उतनी वृद्धि नहीं हो पाई है। अगर अच्छे से पैसा लगाया जाता तो शायद बोला जा रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ होती, लेकिन सिर्फ अराउंड 7% के अराउंड ही हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, वहीं के इर्द गिर्द घूम रही है क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ढांचा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट इज एथिकल, नैतिक रूप से, कि अब जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोगों के वेलफेयर में काम करना, लेकिन वो तो फंड डाइवर्ट भी कर रहा है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, या वो मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रस्ट का जो डॉक्ट्रिन है वो उसको तोड़ रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहा, नैतिक रूप से अपना वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी वैल्यूज भूल गया है। सो ये हमने किसकी बात की गाइस, इम्प्लीकेशंस की, राइट। तो अब हमने सब चीज़ें बताई कि किस तरीके से अंडर यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है और उससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। अब हम कंक्लूडिंग नोट पे बोलेंगे कि चाहे गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी पॉलिसी क्यों ना बना ले, लेकिन वो किससे इम्पैक्ट करती है, उस पॉलिसी का प्रभाव कब पड़ेगा, जब उसके लिए प्रॉपर तरीके से पैसा लगाया जा रहा है, पैसा यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर फंड यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो वो पॉलिसी का फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और हमारे डीपीएसपी में भी हम क्या देखते हैं कि हमारी एथिकल और मॉरल ड्यूटी है, स्टेट्स की एथिकल और मोरल ड्यूटी है ये कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे और इस चीज़ पे ध्यान दे कि जो पैसा है वो कुछ गिने चुने लोगों के ही हाथ में ना हो, पैसा सभी के हाथ में हो, इनइक्वालिटी कम हो, इक्वालिटी बढ़े, बोलते ना हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, वो ना हो, कुछ ही के हाथ में पैसा ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो पॉलिसी मेजर्स हैं उनको अच्छे से
ले, सोच समझ के एक प्लान तरीके से ले, फंड्स पे एक निगरानी रखें, मॉनिटरिंग करें, एक्शंस लें और सबको एक मोरल ड्यूटी हम उनमें इनबिल्ट करें ताकि वो फंड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें और पॉलिसी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें ताकि जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट का गोल है वो हम फुलफिल कर सकें। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। मैं ख़त्म करने से पहले आप लोगों को अपने कोर्सेज़ की डिटेल्स दे दूं कि हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है जिसमें वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और पेड कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस और रिवीजन करवाई जाती है। और जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइज, बिल्कुल बेसिक से तैयारी हो रही है, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मेंस का आंसर राइटिंग बैच है गाइज, फ्री जो सीरीज़ है उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे और उनका वीडियो एनालिसिस भी दिया जाता है और पीडीएफ्स दिए जाती हैं। और हमारा पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके क्वेश्चंस चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इम्प्रूवमेंट करवाएंगे आप में और आपको मेंस रेडी करेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, दिस एनालिसिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।